नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी। देश की न्याय प्रणाली में आज से और भाजपा की प्रेस वार्ता, पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा पर कड़े प्रहार। पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर की तालिबानी इंसाफ पर भाजपा हुई हमलावर। तृणमूल नेता ताजुमुल इस्लाम द्वारा महिला की सरेआम बेरहमी से पिटाई पर साधा निशाना, कहा ममता के राज में अवैध अदालतें करती हैं फैसला। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, बदल रहे वैश्विक समीकरण के बीच भारतीय सेना हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम। सेना के आधुनिकीकरण पर दिया जोर। कल पदभार संभालने के बाद सेना प्रमुख को आज दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बाढ़ का अलर्ट किया जारी। केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना में आने वाले 4 से 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। बजट से पहले आम जनता को राहत। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रुपए की कटौती। लगातार तीसरा महीना कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हुई कमी। फ्रांस में कल हुए संसदीय चुनाव के पहले चरण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ा झटका। मैरीन ली पेन के नेतृत्व वाली अति दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी की जीत। 7 जुलाई को दूसरे चरण के चुनाव के बाद आएंगे अंतिम नतीजे। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत आज से। गत विजेता कार्लोस अल्कराज, डैनियल मेदवेदेव, कैस्पर रड और जेनिक सिनर पहले दौर में पेश करेंगे चुनौती। भारत की तरफ से सुमित नागल करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। 18वीं लोकसभा के बाद शुरू हुए लोकसभा के पहले सत्र का छठा दिन है। आज से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत हो गई है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत का अनुमोदन भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। 10 दिन का ये सत्र 24 जून को शुरू हुआ था और 3 जुलाई तक चलेगा। इसके साथ ही राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। यहां चर्चा की शुरुआत भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की थी। भाजपा सांसद कविता पाटीदार ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। उच्च सदन में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और लोकसभा में आज की कार्यवाही की विस्तार से बात की जाए तो शुरुआत में पूर्व दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष की हर मांग को सुना जाएगा। वो जिस मुद्दे पर चर्चा चाहता है वो सरकार करने को तैयार है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी की जाए। ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है।
इसके साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में भी चर्चा जारी है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा के दौरान कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में गरीब और वंचितों का कोई जिक्र नहीं किया गया। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे। सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे, लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो गए हैं। नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाहियों में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है। इनका मकसद दंड केंद्रित प्रणाली से न्याय केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना और सुलभ, सरल और पारदर्शी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नए कानूनों के लागू होने से न केवल निष्पक्ष और समयबद्ध जांच और त्वरित ट्रायल होगा, बल्कि न्यायालय और जेल के बोझ में कमी आएगी। सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नए कानूनों के बारे में पुलिस और जांच प्राधिकरणों को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पुलिस थानों के प्रभारी भी नए कानूनों के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने 3 नए कानूनों के लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इससे मामलों का 1 साल में फैसला हो जाएगा। नया भारत नया कानून, 150 साल के बाद 3 अंग्रेजी कानून खत्म हो गए हैं और 3 नए भारतीय कानून लागू हो गए। इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि गुलामी की सोच खत्म होगी। पहले उसका नाम था इंडियन पिनल कोड, उसमें इंडिया शब्द था, अब उसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता। तो अब भारत आ गया, इंडिया की जगह भारत आ गया। पहले वाले कानून का नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट, नए वाले का नाम है भारतीय साक्ष्य संहिता। तो वो भी इंडिया गया, भारत आ गया। आम आदमी के लिए इसमें बहुत फायदे हैं। पहली बात तो ये कि जहां आपके साथ अपराध हुआ है वहीं जाके एफआईआर कराना जरूरी नहीं है। दूसरा फायदा, ये एफआईआर लिखने की एक टाइमलाइन फिक्स हो गई है। तीसरा फायदा, पुलिस के जांच कंप्लीट करने की भी टाइमलाइन फिक्स हो गई है। चौथा फायदा, जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाएगी तो 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के लिए, जज के लिए चार्ज फ्रेम करना अनिवार्य होगा। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा का कहना है कि दिल्ली पुलिस 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह से नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली एफआईआर अर्ली मॉर्निंग पे ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं। आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इसे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, आज का दिन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक क्षण है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 164 साल पुराने औपनिवेशिक विधानों की जगह लागू हुए हैं। इसके साथ हमारा गणतंत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर आधारित एक नई प्रणाली में प्रवेश कर गया है। ये कानून महिलाओं, बच्चों और वंचितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।
पश्चिम बंगाल में महिला को निर्ममता से पीटने वाले मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता तेजमुल उर्फ जेसीबी को कल देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इस्लामपुर थाने लाया गया। सोशल मीडिया पर पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक में आरोपी जेसीपी एक जोड़े की बेरहमी से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा था। आरोपी से टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी आरोपी को बताया जा रहा है। इस मामले पर बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों ने ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। पश्चिम बंगाल के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। जेपी नड्डा ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पश्चिम बंगाल से एक भयावह वीडियो सामने आया है जो उस क्रूरता की याद दिलाता है जो केवल तर्कों में मौजूद है। मामले को बदतर बनाने के लिए टीएमसी कैडर और विधायक इस कृत्य को उचित ठहरा रहे हैं। चाहे संदेश खाली हो, उत्तर दिनाजपुर हो या कई अन्य स्थान, दीदी का पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित है। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौरव भाटिया ने कहा कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ममता की मौन स्वीकृति है। टीएमसी सरकार से बंगाल की जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ममता जी मस्त है। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और यह कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। टीएमसी के गुंडे लीडर जो हैं उनकी सुरक्षा की चिंता है। इंसाफ दिलाना है जनता को, बचाव कर रही है टीएमसी के गुंडों का। और जैसा मैंने आपको बताया, ताजिमुल, ये ताजुमुल अक्का जेसीबी, ये जेसीबी बुलडोजर संविधान को तार तार करने निकला है, और यह पार्क होता है जाके ममता बनर्जी के घर पर। वायरल वीडियो पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि अपने आप से जो वहां पर शरिया कानून लागू कर दिया है, तो मैं ममता दीदी से यही पूछना चाहती हूं कि क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से आप किसी भी राज्य में आप शरिया कानून लागू कर सकते हैं? जो इंडी गठबंधन की साथी हैं, टीएमसी भी, ममता दीदी भी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो संविधान लेकर यहाँ पर रोज के रोज जो हैं ये लोग जितना भी ड्रामा कर रहे हैं, तो क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो है किसी भी स्टेट में आप शरिया लॉ लगा सकते हैं? उनके जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम एक मुस्लिम स्टेट हैं, तो क्या अपनी मर्जी से आप धर्म के आधार पर किसी भी स्टेट को जो है मुस्लिम निर्धारित कर सकते हैं, वहां पे शरिया लॉ लगा सकते हैं? तो राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि टीएमसी भी जो है वो इंडी का ही एक हिस्सा है, तो उनके जो इंडी गठबंधन वाले हैं, दे आर आंसरेबल टू दिस। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान का क्षण है कि उन्हें भारतीय सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वर्तमान दौर की लड़ाइयां नया रूप ले रही हैं, और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की ज़रूरत है, बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम्स और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया है। एनटीए ने 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया था।
1563 में से 813 छात्र ही 23 जून को हुई पुनर्परीक्षा में शामिल हुए थे। इन छात्रों के संशोधित स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। नीट यूजी री एग्जाम के लिए उपस्थित होने वाले छात्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in पर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दरअसल पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण नीट यूजी 2024 सीबीआई जांच के दायरे में है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज सुबह 6 बजे मंगलागिरी विधानसभा क्षेत्र के पेनुमाका में पेंशन वितरण कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने लाभार्थियों को एनटीआर भरोसा पेंशन वितरित की। इसके बाद वे प्रज्ञा वेदिका कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों और अन्य लोगों से बातचीत भी उन्होंने की। इसी क्रम में आज पूरे राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 65,18,496 लाभार्थियों को 4,408 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित करने की व्यवस्था पहले ही कर ली है। इससे पहले एन चंद्रबाबू नायडू ने पेंशन भोगियों को एक खुला पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने गंभीर वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार पेंशन में 1,000 रुपए की वृद्धि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही पीएम ने उनके जीवन और सेवा भाव पर लिखे अपने एक लेख का लिंक भी साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री एम वेंकैया नायडू गारू को उनके 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। इस विशेष अवसर पर मैंने उनके जीवन, सेवा भाव और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण पर अपने कुछ विचार साझा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंट्स डे पर सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीए हमारे आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी विशेषज्ञता और रणनीतिक अंतर्दृष्टि व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए फायदेमंद है। वे आर्थिक विकास और स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे हमारी वित्तीय खुशहाली को प्राप्त करने के साधनों का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर सभी डॉक्टर्स को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डॉक्टर्स डे पर बधाई। यह हमारे स्वास्थ्य सेवा नायकों के अविश्वसनीय समर्पण और करुणा का सम्मान करने का दिन है। वे उल्लेखनीय कौशल के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण जटिलताओं को पार कर सकते हैं। हमारी सरकार भारत में स्वास्थ्य ढांचे में सुधार करने और डॉक्टरों को वे व्यापक सम्मान दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसके वे हकदार हैं। बात कर लेते हैं मॉनसून की, जो इस वक्त पूरे देश में आ चुका है। कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले हफ्ते दोपहर को शुरू हुई बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी खूब उफान पर है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की उम्मीद है। दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और झमाझम बारिश भी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार आने वाले पूरे सप्ताह दिल्ली में बारिश का दौर चलता रहेगा। आईएनएस शिवालिक प्रशांत महासागर क्षेत्र में अभ्यास में भाग लेने के लिए पर्ल हार्बर पहुंच गया है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जिमैक्स 24 के पूरा होने के बाद गुरुवार को आईएनएस शिवालिक पर्ल हार्बर पहुंचा। 27 जून से 7 जुलाई 2024 तक संचालित होने वाले अभ्यास के बंदरगाह चरण में कई संगोष्ठियां, अभ्यास, योजना चर्चाओं,
खेल प्रतियोगिताओं और पारस्परिक डेक दौरों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय समुद्री तट से 9000 समुद्री मील दूर आयोजित किए गए रिमपैक्ट 24 में INS शिवालिक की भागीदारी होना विश्व के किसी भी हिस्से में भारतीय नौसेना द्वारा संचालन करने की विशिष्ट क्षमता का प्रमाण देता है। और जुलाई महीने की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने देशवासियों को महंगाई से राहत देते हुए LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए की कटौती की गई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत से पहले कीमतों का रिवीजन करती हैं, जिसके बाद रेट में बदलाव किया जाता है। इस बदलाव में कभी कीमतें कम होती हैं तो कभी बढ़ जाती हैं। इस बार कीमतें कम हुई हैं और इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलने लगा है। फ्रांस के संसदीय चुनाव में 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में रविवार को पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 65% मतदान रिकॉर्ड किया गया। वहीं अब दूसरे चरण का मतदान 7 जुलाई को होना है। पहले चरण के चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी 34% मतों के साथ शीर्ष पर है। वहीं वाम गठबंधन 28% वोट के साथ दूसरे स्थान पर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी 20% मतों के साथ तीसरे नंबर पर खिसकती हुई नजर आ रही है। बता दें कि फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन राष्ट्रपति मैक्रों ने समय से पहले इसी महीने संसद भंग कर दी थी। और अब बात करें क्रिकेट की, तो BCCI ने T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों के लिए पुरस्कार का ऐलान किया है। BCCI के सचिव जय शाह ने T20 विश्व कप की विजेता टीम को 125 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसकी जानकारी जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की। उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि मुझे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की इनाम राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। साथ ही जय शाह ने T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को बधाई भी दी। तो लगातार तोहफों का, बधाइयों का सिलसिला अभी भी जारी है टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।